दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति का यह तो सच है कि आपको दो बुराइयों में से एक बुराई को चुनना है, तो अक्सर लोग जो कम बुरा होता है उसे चुन लेते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर दो मुद्दे खड़े हो जाएं तो उन मुद्दों में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कर रहा है वो मुद्दा बहुत मायने रखता है, चाहे दूसरा मुद्दा भी आपको बहुत प्रभावित करे, लेकिन फिर भी पसंद एक की दिशा में जाती है, क्योंकि इसके अलावे भारत की राजनीति में कोई तीसरा विकल्प होता नहीं है, और अगर होगा तो उसका कोई महत्व बचता नहीं है। और तीसरी परिस्थिति यह होती है कि राजनीतिक तौर पर अपनी कमजोरी छुपाने के लिए आप एक बड़ी लकीर खींच ही दीजिए। उस बड़ी लकीर के आश्रय आपकी वो कमजोरी छुप जाएगी जो एक छोटी लकीर के तौर पर मौजूद है। और संयोग देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये तीनों राजनीतिक प्रयोग कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बाखूबी हो रहे हैं, और इसका असर पंजाब तक नजर आने लगा है। यह वाकई एक अद्भुत लकीर है, क्योंकि यह सवाल तो बार बार बड़ा होगा कि बंगाल के चुनाव के बीच में ही पंजाब सरकार का जिक्र गिराने को लेकर क्यों आ गया। बंगाल चुनाव के बीच में ही जो सबसे करीबी नेता ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन में रहे वो अरविंद केजरीवाल रहे, या अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी उसी दौर में क्यों टूटती बिखरती नजर आने लगी, और खुले तौर पर आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन तब थाम लिया जब दिल्ली में ना तो नरेंद्र मोदी और ना ही अमित शाह, यानी जो ऑपरेशन चलता है और राजनीतिक तिकड़मों के आश्रय जो बिसात बिछाई जाती है उसमें अक्सर इसकी धमक होती है कि कम से कम मोदी और शाह की मौजूदगी तो होनी चाहिए, लेकिन एक झटके में दोनों बंगाल में मौजूद हैं। उन्हें पता है कि बंगाल चुनाव जीतना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्हें पता है कि 2024 के बाद से जो नैरेटिव बीजेपी ने खड़ा किया उसमें उसे कहीं हार नहीं दिखाई देती है, सिर्फ जीत और जीत। इसके आश्रय जो कुछ भी होना चाहिए वह सब कुछ हुआ, और विपक्षी दलों ने यह आरोप भी लगाया कि आप चुनाव वोट से नहीं जीतते हैं, मशीनों से जीतते हैं, चुनाव आयोग से जीतते हैं, वोट चोरी से जीतते हैं, ईवीएम से जीतते हैं, और बात होते होते एसआईआर तक जा चुकी है। लेकिन चुनाव बीजेपी एक भी नहीं हारी है। हर राज्य का चुनाव वो जीती है, चाहे लोकसभा के भीतर जब प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा था उसमें भी बंगाल में वो ध्वस्त होती नजर आई, उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गई, कर्नाटक में ध्वस्त हो चली आई, बिहार के भीतर उसको बड़ी चोट लग गई, दिल्ली के भीतर चोट लग गई। लेकिन ये सारे सवाल कोई मायने रखते नहीं है। यहां तक कि हरियाणा में भी अच्छा झटका लगा था लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी 240 सीटों पर आकर खड़ी थी। अब इस पैटर्न को जरा समझ लीजिए, क्योंकि हरियाणा में जीत जाते हैं लोकसभा में चाहे बुरे रिजल्ट आए हों, महाराष्ट्र में जीत जाते हैं चाहे लोकसभा में बुरे रिजल्ट आए हों, दिल्ली की भी यही स्थिति और बिहार की भी यही स्थिति रहती है। अब सवाल पश्चिम बंगाल का है, और पश्चिम बंगाल में अगर यह नैरेटिव टूट जाता है तो एक झटके में आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी के भीतर के नेताओं की सक्रियता, संघ का सीधा दबाव, सब कुछ आपको याद आने लगेगा, और आप सोचने लगेंगे 2024 में वाकई बीजेपी के भीतर कई नेता तो खलबली मचाने को तैयार थे। यहां तक कि इस देश के कई कॉरपोरेट भी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे, और यह परिस्थिति आरएसएस ने अपने संगठन को लेकर बाकायदा जाहिर भी कर दी थी। लेकिन अब बंगाल का चुनाव है, और बंगाल के चुनाव में हार के बाद अगर हार हो जाती है तो कमोवेश ऐसी परिस्थिति उभरेगी जिसमें सवाल ही सवाल होंगे, और इन सवालों को खामोश करना, चुप कराना शायद मुश्किल होगा। इसीलिए डेरा डंका उठाकर देश के गृहमंत्री बंगाल में ही घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री हर घंटे कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं, और 24 घंटे आपको इस देश के न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर नजर जरूर आएंगे, अलग अलग तस्वीरों के साथ अलग अलग तस्वीर खींचते हुए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या वाकई पहले चरण ने जो संकेत दे दिए वह बीजेपी के लिए डराने वाले हैं? क्योंकि इस संकेत के दायरे में नंदीग्राम भी आ जाता है, मिदनीपुर भी आ रहा है,
और उसके बाद तो जहां जहां दूसरे चरण में चुनाव होने हम उसका आकलन करें और बताएं। लेकिन इन सब के बीच एक नई परिस्थिति यह भी है कि तकरीबन 1-1.5 साल पहले लगातार इस बात का जिक्र होता था कि पंजाब के भीतर जब चाहे तब दिल्ली सरकार गिरा सकती है, उसकी इतनी ताकत है। और इस बात का जिक्र बकायदा बीजेपी के कई कद्दावर नेता कहिए या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो मौजूद हैं, अक्सर गाहे बगाहे अपने मोबाइल फोन को खोलकर विधायकों की लिस्ट दिखा दिया करते थे और कहते थे, देखिए इतने सारे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के भीतर जो हमारे साथ आने को तैयार हैं। लेकिन अमित शाह जी ने कह दिया है कि जब मौका आएगा तभी देखेंगे, अभी ऐसा पंजाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उस फेरिस्त में ऐसे ऐसे नाम दिखाए जाते रहे जो अभी भी कई नेताओं की मोबाइल पर मौजूद जरूर होंगे और कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के मोबाइल पर भी मौजूद हैं। और उस दौर में यह कहा गया कि नहीं नहीं, अभी वक्त आया नहीं है कि पंजाब की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। उस समय 2 तर्क खुले तौर पर दिए जाते थे। एक तर्क तो यह था, अगर आम आदमी पार्टी हट गई बीच में से तो फिर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी और कांग्रेस के खिलाफ इस वक्त बीजेपी है या कहें मोदी शाह। कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं तो वो पंजाब में कांग्रेस को जगह क्यों देना चाहेंगे, तो आम आदमी पार्टी की मौजूदगी रहेगी क्योंकि अकाली दल बहुत कमजोर हो गया है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर क्या इस वक्त अब जब बंगाल को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं, तब उन सवालों के बीच पंजाब का जिक्र अचानक एक झटके में कैसे आ गया और क्यों आ गया, यह तो बंगाल चुनाव के बाद भी हो सकता था, लेकिन इसी बीच में हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद कई दिनों से चल रहा था, आ जाएंगे चले जाएंगे, रूठे हुए हैं, तमाम बातें होती रही, कोई मायने नहीं रखती है। मायने रखता है 10 में से 7 सांसदों का यह कहते हुए आम आदमी पार्टी छोड़ना कि अब उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। और यह स्थिति पंजाब के भीतर भी आ सकती है। 45 विधायक साथ खड़े हैं। 42 विधायकों का जिक्र इससे पहले जो हमने कहा उसमें बाखूबी होता रहा है। सवाल 60 तक पहुंचने का था और जिसमें वहां के कद्दावर नेता ने जो भरोसा दिया था, आप हरी झंडी तो दीजिए 60 भी हो जाएंगे। तो यह कमाल कोई राज्यसभा के सांसद जो आम आदमी पार्टी में है उनका नहीं है। यह आवाज तो पंजाब के भीतर से बरस भर से लगातार, जब वो अभी के जो सांसद जो बीजेपी में शामिल हुए वो तब आम आदमी पार्टी के साथ थे, उनके भीतर सवाल भी नहीं था। तो ये प्यादे हैं और प्यादों के आश्रय वजीर का खेल नहीं खेला जाता है। और वजीर जब खेल खेलता है तो प्यादे को यह एहसास करा देता है कि आप ही वजीर हो, और प्यादा मान लेता है कि वही वजीर है तो चाल चलना शुरू कर देता है। और इस चाल के दायरे में जब दिल्ली के वजीर को यह लगने लगा कि बंगाल की हार के बाद की परेशानी शायद राष्ट्रीय तौर पर जो देश के मुद्दे हैं वो उभर कर आ जाए, चुनावी हार एक झटके में 2024 की याद दिलाने लग जाए, और इस परिस्थिति में उसके आगे का सवाल यह होगा कि अगर विपक्ष एकजुट होने लग गया तो कौन कौन से नेता हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर ताकतवर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाए हुए हैं। जाहिर है उसमें केजरीवाल का नाम आता है, जाहिर है उसमें ममता बनर्जी का नाम आता है। केजरीवाल हार गए दिल्ली में, ममता बनर्जी भी अगर हार जाएंगी तो एक झटके में सब कुछ खत्म। तब तो पंजाब की जरूरत तत्काल में नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या यह स्थिति है और इसलिए यह पूरा खेल रचा गया? क्योंकि अब तो ममता बनर्जी भी मंच से कहने लगी है, पहले चरण में 152 सीट 100 पार हम कर चुके हैं, पिछली बार 92 थे, इस बार 100 पार कर चुके हैं। और दूसरे चरण में तो आपको पता ही है कि 142 सीटें जो बची हुई है उसमें से 123 सीट तो हम पिछली बार यूं ही जीत गए थे। तब जीते थे जब पूरी बीजेपी उफान पर थी और दीदी ओ दीदी कहकर प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को संकेत देते थे कि आप चुनाव हार गए, लेकिन वो 77 पर अटक गए। इस बार क्या वाकई ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी? और वो कौन सा मुद्दा है जिसके आश्रय एक झटके में परिस्थिति पलटती हुई दिखाई देने लग गई बंगाल के भीतर? ममता बनर्जी के खिलाफ सत्ता के जो विरोधी हवा होती है वो थी, इसमें कोई दो मत नहीं। टीएमसी की गुंडागर्दी को लेकर सवाल पश्चिम बंगाल के वोटरों में था, अभी भी है, इससे कोई इनकार नहीं।
लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है कि बीजेपी के पास कोई अपना नेता नहीं है, वो टीएमसी से आए हुए नेता ही हैं। शुभेंदु अधिकारी का परिवार तो एक वक्त कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा और बंगाल का इतिहास में बीजेपी की मौजूदगी कभी नहीं रही, चाहे वो सिद्धार्थ शंकर रे के दौर में चले जाइए या फिर ज्योति बसु के दौर में चले जाइए या ममता के दौर में आ जाइए। बीजेपी की पहचान पकड़ बंगाल के साथ जुड़ी नहीं। लेकिन इस दौर में जो हवा जिस तर्ज पर बनाई गई, संयोग से उसमें टीएमसी लड़ाई लड़ रही है इलेक्शन कमीशन से। एसआईआर एक ऐसी सोच है जिसमें हर एक आम शख्स को लगने लग गया, अगर वोट नहीं डाले तो फिर नागरिक भी नहीं बचेंगे। और एक झटके में ध्रुवीकरण ना तो जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर और ना ही घुसपैठ के नाम पर इतनी तेजी से हुआ, जो एसआईआर के नाम पर पूरे बंगाल में होता चला गया। और दूसरे चरण में तो उन्हीं जगहों पर वोटिंग होनी है, इसीलिए असम के मुख्यमंत्री को भी वहां लाकर अब बैठा दिया गया है, आप कुछ कीजिए। शाह और मोदी की मौजूदगी तो पहले से है, अब इसका असर क्या हुआ है हमें लगता है उसे आप समझे उससे पहले ममता बनर्जी के अब इस तेवर को भी देख लीजिए। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और काल हो गया, और जो बाकी है काल 100 का माफी काम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है, 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया, और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बना। अब ममता बनर्जी के तेवर और ममता के निशाने पर मोदी शाह तो होंगे ही, और दिल्ली के निशाने पर ममता बनर्जी तो होगी ही। और अगर इस जीत हार के खेल में दिल्ली को यह लगने लगा कि इस समानांतर में कोई सवाल उनकी हार के बाद ना उठे, तो क्या बंगाल में इसीलिए ऐसी परिस्थिति बनाई गई पहले चरण के बाद, और दूसरे चरण आने से पहले यह समझ गए कि दरअसल रिपोर्ट कुछ और कह रही है, और जो मुद्दा है वो मुद्दा सत्ता विरोधी लहर से भी बड़ा हो गया। तो क्या इसीलिए पंजाब की दिशा में बढ़ा? लेकिन इन सब के बीच अब बंगाल की एक परिस्थिति को और समझिए। जब इलेक्शन कमीशन और गृह मंत्रालय दोनों सक्रिय है, पता है कि दूसरे चरण की मौजूदगी, बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की जो तादाद है वो रिकॉर्ड स्तर पर बंगाल में मौजूद है। लेकिन आज ही चुनाव आयोग ने कहा डायमंड हार्बर के 3 बड़े पुलिस अधिकारी, जिसमें एक आईपीएस भी हैं, उन आईपीएस जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है डायमंड हार्बर के, संदीप गराई, उनके खिलाफ अब होम मिनिस्ट्री में वह शख्स या वो कैडर नियंत्रण अधिकारी जो हैं वो रिपोर्ट भेजें और बताएं कि दरअसल संदीप गराई जो हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, क्या उनके कैडर के तहत उनको शिफ्ट तो नहीं करना पड़ जाएगा। इसके अलावा डायमंड हार्बर के एसडीपीओ साजल मंडल हैं, डायमंड हार्बर के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज मौसम चक्रवर्ती हैं, तीनों को निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। इन सबके बीच हिलालगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी संदीप सरकार हों, फल्टा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज अजय बाग हों, उस्थी पुलिस स्टेशन के जो वहां के ऑफिसर्स इंचार्ज हैं शुभेच्छा बाग, इनको भी निलंबित कर दिया गया। यानी एक मैसेज दिया जा रहा है कि दरअसल दूसरे चरण को लेकर कहीं कोई करवट लेता हुआ प्रशासन पुलिस नहीं दिखाई देना चाहिए। वो मान क्यों नहीं ले रहा है कि दरअसल बीजेपी सत्ता में आ रही है और सब कुछ बदल रहा है। इसीलिए तो गृह मंत्री ये कहने को तैयार हो गए कि दरअसल किसी गुंडे को टीएमसी के छोड़ेंगे नहीं, उल्टा लटका देंगे। मैसेज यहां तक चला गया, और जब यहां तक मैसेज चला जाता है तो जवाब कमोवेश उसी अंदाज में ममता बनर्जी आज देने क्यों आ गई सामने। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्लीर যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं, और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। जाहिर है ममता बनर्जी के पास भी मैसेज है, जो मैसेज
दिल्ली से गए नेताओं के पास है और दिल्ली के नेता जो अभी तक जो उनके अपने करीबी बंगला पत्रकार हों या बंगला अधिकारी हों, यानी जो बंगाल से दिल्ली में आकर शिफ्ट हो चुके हों, अब उन्हें जब बंगाल भेजा गया तो वो उसी कोटरी के हैं जहां उन्हें बताना है सत्ता को कि आप जीतेंगे ही। और इसीलिए बड़े बड़े तुर्रम खान जो वहां से निकलकर दिल्ली की कोठरी में प्राइम मिनिस्टर हाउस हो या गृह मंत्रालय का जो पूरी राजनीति कसीदे गढ़ने वाली हो, उसी हिसाब से वो कसीदे गढ़ रहे थे। लेकिन रिपोर्ट्स जब खिलाफ आने लगी और बताया जाने लगा कि दरअसल जितनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं वोट डालने के लिए, उनके लिए सवाल ममता का होना या होना नहीं है। एसआईआर के जरिए उन्हें अपने अस्तित्व की धमकी मिल रही है। यह सवाल कल तक मुसलमानों को भी बिखराए हुए था कि दरअसल वह ममता के खिलाफ हैं, टीएमसी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, वामपंथियों के करीब जाएं, कांग्रेस के करीब जाएं। यह सवाल उन्हें बिखराए हुए था। लेकिन जैसे ही एसआईआर आया तो बड़ी तादाद में जो मुस्लिमों के वोटर के तौर पर नाम कटे, गांव दर गांव सब एकजुट होते चले गए और शहरों में माना गया कि ममता बनर्जी का उतना वोट नहीं है। लेकिन पहली बार सवाल प्रवासी मजदूर और माइनॉरिटी से निकलकर हिंदू वोटर के तौर पर जो बीजेपी जिन्हें देखती थी, वह दरअसल उस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में और अपने होने का एहसास इस रूप में करने लगे कि बंगाल का पूरा समाज गुथा हुआ है। वो गुथे हुए समाज का मतलब वहां की संस्कृति भी है और शायद यही वजह है कि इस गुथे हुए समाज में शहर और गांव के बीच की लकीर इतनी मोटी अभी नहीं हुई है कि जो गांव में असुरक्षित हो जाए तो शहर में वो मस्ती में रहने लग जाए। ऐसा होता नहीं है। वो प्रति व्यक्ति आय का सिलसिला हो या फिर रोजगार के जरिए मिलने वाली कमाई ही क्यों ना हो, वो ट्राम का सफर आज भी होता होगा और इन सब के बीच मेट्रो आज से नहीं बहुत पहले से वहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, सरकारी योजनाओं का सवाल हो, लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ी स्थिति सुरक्षा का सवाल है। हो सकता है गुंडाइज्म के खिलाफ बंगाल का वोटर निकलता, लेकिन गुंडाइज्म के खिलाफ अगर वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा था तो एक झटके में उसको ये सुई चुभो दी गई एसआईआर की। उसे लगने लगा कि दरअसल हम हैं या नहीं हैं। इस प्रोसेस में गुंडा और तमाम चीजों से तबाब लड़ेंगे। जब आप उस सिस्टम के साथ खड़े रहे जहां गुंडा को कार्रवाई होनी चाहिए, थाना चाहे पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो चुका हो, लेकिन अगर हमारे होने पर ही सवालिया निशान होगा, कल को हम इस देश के किसी भी हिस्से में कोई काम कर रहे होंगे और हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा और बाद में हमें घुसपैठ या घुसपैठिया बता दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे? कौन से दस्तावेज कहां से लेकर आएंगे? और ये तमाम सवाल धीरे धीरे जब समाज के भीतर रेंगने लगे तो ये सवाल शायद उस मुद्दे से बड़ा हो गया जो मुद्दा इस बात को लेकर गूंज रहा था। आखिर बार बार ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है, लेकिन बंगाल के डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर जरूरतों को लेकर उन्होंने किया क्या है? ये सारी चीजें गवर्नेंस के फेल होने को दर्शाती है। लेकिन गवर्नेंस अगर ऐसी हो जाए जिसमें व्यक्ति के सामने अपने अस्तित्व का संकट ही मंडराने लग जाए तो फिर क्या होगा? और शायद यही वो मुद्दा है जिसने एक झटके में बंगाल के भीतर की एक मोटी लकीर नए सिरे से खींचनी शुरू कर दी। और यह सवाल सिर्फ शहर और गांव नहीं, बल्कि अगर आप उसकी परिस्थिति को समझे तो वो वोट बैंक के तौर पर जो यूपी बिहार में दलित और या कहीं आदिवासियों का सवाल होता है, सुरक्षित सीटों का सवाल होता है, वहां भी चीजें रेंगने लग गई। एक गांव में अगर 50 दलित है और उसमें एक दलित का वोट कट गया तो वो समाज एकजुट है। आपके लिए उस गांव में 50 में से वो एक हो सकता है, लेकिन वो एक उस 50 का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। यही स्थिति कमोवेश हर जगह रेंगने लग गई और यह मुद्दा उस मुद्दे को ऊपर चढ़ गया जहां पर सवाल था कि बंगाल के चुनाव परिवर्तन के लिए हो रहे हैं, गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर हो रहे हैं, घुसपैठ के सवाल को लेकर हो रहे हैं, गुंडाइज्म को और करप्शन को खत्म करने को लेकर हो रहे हैं। लेकिन फिर यहां एक दूसरा सवाल है। 2021 के चुनाव में जितनी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट मिला, 2016 से तुलना कीजिए, और जितनी बड़ी जीत मिली, वो किसी राज्य में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी बड़ी जीत और इतना बड़ा वोट शिफ्ट हुआ नहीं था। और दिल्ली में मोदी सरकार बैठी हुई थी जो 2019 भी जीत गई थी।
तो 2019 के बाद की परिस्थिति बंगाल को लेकर बीजेपी के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ यही देखी गई कि कोलकाता दिल्ली से परेशान है। वो कहता है फेडरल स्ट्रक्चर ये तोड़ रहे हैं, पैसा देता नहीं है, हमारे हक का पैसा नहीं देता है। और दूसरी तरफ दिल्ली ये कहती रहे हम योजनाएं भेजते हैं और ममता बनर्जी उसे लागू होने नहीं देती है। अभी तक तो ये बात चल रही थी, लेकिन जब बात वोटर लिस्ट और नागरिक होने और इन सब के बीच घुसपैठ, ये सारे सवाल जो आ गए, तो इसने उन सवालों को दरकिनार कर दिया। और पहली बार हर व्यक्ति जो वोट डालने निकला, जो रिपोर्ट कहती है उसमें यह लिखा गया है, वोटर जो है वो फॉर द कॉज है, यानी पहली बार किसी कॉज के लिए वोट डाल रहा है। अभी तक वोट व्यक्ति और नेता को लेकर दिए जाते थे, अब वो वोटेड फॉर द कॉज जो है, वो कॉज दरअसल सुरक्षा से जुड़ गया है। उस नेता को जिताइए जो आपको सुरक्षा दे सके, उस नेता को मत जिताइए जो आपको सुरक्षा ना दे सके और दिल्ली का हवाला देते रह जाए। और इसीलिए जो जिक्र हो रहा था मिदनीपुर का, जहां नंदीग्राम में पकड़ और पहुंच बहुत ज्यादा है शुभेंदु अधिकारी की, वहां भी कहीं स्थिति नाजुक तो नहीं हो गई है। और इसीलिए उन्हें भी जिक्र सनातन का करना पड़ रहा है। जो कल तक डेवलपमेंट का जिक्र करते थे, गवर्नेंस का जिक्र करते थे, करप्शन के खिलाफ बोलते थे, ये सारी चीजों में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वोट के लिए है या फिर उस परिप्रेक्ष्य में दिखाने के लिए है कि हम तो साथ ही खड़े थे, देख लीजिए। अब ये तो कहीं आपका फेलियर हो सकता है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में जो पंजाब ऑपरेशन शुरू हुआ है, वो अंजाम बंगाल चुनाव के बाद में आएगा या बीच में आ जाएगा, या 27 तारीख की रिपोर्ट के बाद, 29 तारीख की रिपोर्ट के बाद, जो सेकंड राउंड की वोटिंग जब होगी उसके बाद कैसे निकलेगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो हर रैली हो रही है, वो चाहे बीजेपी की रैली हो या ममता बनर्जी या टीएमसी की रैली हो, किसी की भी रैली हो, वहां भीड़ अता है। लेकिन भीड़ के आसरे आप ये अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये मैसेज है कि पॉलिटिकल सक्रियता चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्र में किसी भी नेता के आने के वक्त कैसे बढ़ती चली जा रही है, यह इन तस्वीरों में छुपा हुआ है। तमाम रैलियों में इतनी भीड़ की मौजूदगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी बंगाल का एक सच अनूठा है। हर शख्स किसके साथ खड़ा है, उसके बगल खड़ा शख्स जानता है कि वह जिस शख्स के बगल में खड़ा है वो किस पार्टी के साथ जुड़ा है। यही स्थिति पत्रकारों के बीच भी आकर खड़ी हो गई। वह किसके साथ खड़ा है दूसरा पत्रकार जानता है। दिल्ली से आए पत्रकारों का हुजूम जो सत्ता को बतला रहा है कि आप आ जाएंगे, और ऐसे में रिपोर्ट अगर उसके उलट आ रही है तो फिर परिस्थिति दरअसल पैराशूट जर्नलिस्ट या एनालिसिस करने वालों की भी होने लगी है। और इसके आगे का जो दो सवाल सबसे बड़ा है, उसमें ममता बनर्जी, उनकी पहचान संघर्ष को लेकर है। पदयात्रा वो रात बेरात जरूर कर रही है, लेकिन जिसने भी सिंगूर और नंदीग्राम के दौर में ममता बनर्जी के तेवर और पदयात्रा को देखा होगा, उसको यह महसूस हो सकता है कि इस दौर में ममता बनर्जी पदयात्रा शौक के लिए करती है। उनका राजनीतिक संघर्ष गद्दी को बचाने को लेकर है। लेकिन जो से जुड़ा हुआ जो तीसरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो पहली बार यह है कि हम वोट देंगे उसी को जो हमें बचाएगा। और ये बचाने वाला शब्द जो है, संयोग से बीजेपी को अभी तक लग रहा है कि उसके हक में है, क्योंकि टीएमसी की जो पूरी की पूरी टीम होती है, जिसको कैरम बोर्ड टीम भी कहते हैं, मोहल्ले दर मोहल्ले, जिसकी नजर होती है कि कौन किस रैली में शामिल हो रहा है, तो अब हर कोई हर रैली में शामिल हो रहा है, जिससे यह पता ना चले कि हम किसके साथ किस रूप में खड़े हैं। और वोटिंग पैटर्न यह बचा रहा है कि दरअसल कोई भी अब घर में रहना नहीं चाहता है, हर हाल में वोट डालकर अपनी राजनीतिक मजबूती को, अपनी सुरक्षा को दिखलाना और जतलाना चाहता है। शायद यही वो सवाल है जो दिल्ली को
अभी तक अच्छा तो लग रहा है, लेकिन सवाल उसके आगे का है कि अगर बंगाल में चोट खा लिए तो फिर यह चोट दिल्ली तक और अपनी राजनीतिक गद्दी तक अपने ही लोगों के बीच भारी पड़ जाएगी। जो सवाल 2024 में जो नेता बीजेपी के उठा रहे थे, जिनके पीछे संघ खड़ा था, एक बार फिर वो परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएगी और इस बार वो जटिल इसलिए होगी क्योंकि 2021 के चुनाव के वक्त बीजेपी मजबूत थी। उसके पास एक विजन से काम चल रहा था, या विजन दिखाने के लिए सही, लेकिन 2026 में वो तमाम विजन देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर बड़े धूमिल पड़ गए हैं। इसीलिए बंगाल की लकीर छोटी दिखाई देने लग जाए हार के बाद भी, तो एक बड़ी लकीर पंजाब की खींच डालते हैं और इस दिशा में बात आगे बढ़ गई। इसीलिए यह ऑपरेशन बंगाल चुनाव के बीच में किया गया और बाकी सारे संकेत की भाषा है, जिसे आप समझ लीजिए। और बाकी सब कुछ तो 4 मई के जनादेश पर टिका है, जो परिणाम सामने आएगा। लेकिन राजनीति पहले भांप लेती है, इसीलिए प्रयोग वो पहले ही कर लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।